नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैनपुरी के दन्नाहर थाना क्षेत्र में सिरसागंज रोड पर साउथ यूपीपीटीसीएल के अस्थायी गोदाम में बीते मंगलवार 5-6 जनवरी की रात बदमाशों ने डाका डाला था। गोदाम की सुरक्षा में तैनात 4 सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर बदमाश एक राइफल और 2 सिंगल बैरल बंदूक लूट ले गए थे। गुरुवार को पुलिस ने अलवर राजस्थान का एक गैंग पकड़ा, जिससे गोदाम में डकैती की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 16 बदमाश पकड़े हैं और लूटा गया करीब 10 लाख का माल भी बरामद किया है। वहीं 2 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने बदमाशों से एक ट्रक, एक डीसीएम और कार भी बरामद की है। कंपनी ने बिजली उपकरण रखने के लिए सिरसागंज रोड पर एक अस्थायी गोदाम बना रखा था, जहां यह घटना हुई थी। देखिए 5/6 जनवरी की रात में आप लोग को याद होगा कि एक घटना हुई थी, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपनी का यूपीपीटीसीएल का रेंटेड गोडाउन है, जिसमें कि 4 गार्डों को बंधक बनाकर उनके 3 लाइसेंसी असलहे ले जाने की बात थी एवं अन्य भी बातें थी कि उनका सामान गया है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई थी और चौथी टीम दन्नाहर पुलिस की लगी हुई थी। इसमें कुछ वाइटल क्लूज हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिले थे। इसी कारण जनपदीय पुलिस एक सीसीटीवी जो गांव के बाहर इत्यादि की जगहें हैं वहां पर सीसीटीवी लगवाने का अभियान भी चला रहे हैं। इसीलिए जो वाइटल क्लूज मिले और उसके आधार पर इस गाड़ी का रूट ट्रेस किया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से और कुछ पुरानी घटनाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था उसके हिसाब से जब मैच किया गया तो एक गैंग वर्कआउट हुआ, जिसका विस्तार अलवर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। उस गैंग को जब वर्कआउट किया गया और उस पर जब काम किया गया तो इनके द्वारा 2 घटनाएं करना कबूल किया गया है। एक ये है और एक पहले की है। उसके अलावा भी जहां जहां इनकी लोकेशन रही है वहां के आधार पर घटनाएं पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें टोटल रिकवरी जो 3 असलहे गए थे और जो गाड़ी घटना में शामिल थी और जो छोटी गाड़ी जिससे कि गैंग लीडर्स आए थे और एक कैंटर जो इस गैंग के पास था और जो सामान गया था लगभग 10 लाख रुपए का, वो सारा रिकवर किया गया है। 16 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। जो 3 मुलजिम हैं उसमें से 2 मुलजिम मुख्य बताए जा रहे हैं। उन पर इनाम घोषित किया जाएगा और जो भी आवश्यक सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की है तो हो सकती है वो की जाएगी। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के गांव कुचौला में मायके में रह रही पत्नी की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि इटावा के चोबिया थाना क्षेत्र के गोवरिया निवासी सौरभ यादव की शादी 3 साल पहले गांव कुचौला से हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते 3 माह से उसकी पत्नी मोहिनी मायके में रह रही थी। बुधवार को सौरभ ससुराल पहुंचा। इसके बाद विवाद हो गया। सौरभ ने घर में चारपाई पर लेटी पत्नी पर फायर कर दिया। गोली मोहिनी के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आई मोहिनी की मां शारदा देवी पर भी सौरभ ने फायर कर दिया। गोली शारदा के सीने में लगी, जिससे शारदा घायल होकर फर्श पर गिर गई। शारदा के फर्श पर गिरते ही गोली मारने के बाद सौरभ मौके से फरार हो गया। परिजन तत्काल घायलावस्था में शारदा को इलाज के लिए इटावा ले गए, जहां इलाज जारी है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि महिला का पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते जोश में आकर उसने गोली मार दी थी। थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम कुचैला में आज शाम 7:30 बजे करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में ही रहने वाली मोहिनी नामक एक महिला, जिनकी उम्र करीब 26 साल है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही उनकी मां पर भी गोली चलाई गई है। मां शारदा देवी अभी इलाजरत हैं, उनकी हालत अभी स्थिर है और जो भी मेडिकल एड उनको नेसेसरी है वो उनको दी जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम और अन्य टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि मोहिनी का विवाह 3 वर्ष पूर्व सौरभ नाम के एक लड़के से हुआ था और आज सौरभ आया है और उसने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्त की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और जो उनकी संभावित लोकेशन है उस पर लगातार दबिश दी जा रही है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में कुंभ वर्ष का आज का पहला स्नान पर्व है।
इस दौरान हाड़ कपाने वाली ठंड पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी नजर आई। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए सुबह करीब 3 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे गंगा स्नान किया। कुमाऊं और गढ़वाल से ढोल दमाऊं के साथ देव डोलियां लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी हर की पैड़ी पर अपने देवी देवताओं को स्नान कराया। वहीं श्रद्धालुओं ने तिल उड़द की दाल की खिचड़ी दान की और मांगलिक कार्य संपन्न कराए। वहीं देवप्रयाग में भी अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर श्रद्धालुओं ने देव डोलियों को स्नान कराया। दिन चढ़ने के साथ ही हर की पैड़ी पर भीड़ और बढ़ती गई। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्तर भारत से 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। प्रशासन इसे कुंभ के ट्रायल के रूप में ले रहा है, लिहाजा भीड़ के मद्देनजर मेला पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर मेला और जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद रहेंगी। शिव मूर्ति चौराहे से भीमगोड़ा तक भारी वाहनों के लिए 0 जोन रहेगा। स्थानीय लोग और व्यापारी निजी आवश्यक कार्यों के लिए 2 पहिया वाहनों से आवाजाही कर सकेंगे। मकर संक्रांति को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। हर साल उत्तर भारत से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण भीड़ कुछ कम जुटने की संभावना जताई जा रही है। फिर भी 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र के सभी घाटों को चमका दिया गया है। महिला श्रद्धालुओं के लिए हर की पैड़ी क्षेत्र के प्लेटफॉर्म पर रेडीमेड चेंजिंग रूम लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को गंगा आरती दर्शन के लिए 4 डिस्प्ले भी लगाए गए हैं। घाटों पर ATS, डॉग स्क्वाड, STF और पैरामिलिट्री के जवान निगरानी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। इसमें मंत्रिमंडल ने लगभग 48,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दी। वायुसेना को मजबूत करने के लिए 83 स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को बेड़े में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें 45,696 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन और विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A देश में ही डिजाइन विकसित और निर्मित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि वायुसेना की मजबूती के लिए यह फैसला लिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील रक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण करता है। ऐसे में ये सौदा आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाएगा और देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच विज्ञान और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन के तहत जानकारी, आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उपकरण के संबंध में आदान प्रदान का प्रस्ताव है। यूपी के मेरठ जिले में रोहटा थाना क्षेत्र के पूट खास गांव में बुआ के घर आए भतीजे की फूफा ने शराब के नशे में पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, फूफा ने परिजनों को गुमराह करने के लिए कई बार अपने बयान भी बदले। हालांकि इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने फरार फूफा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की सूचना मिलने पर परिवार वालों में कोहराम मच गया। इसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो बेटे का शव पड़ा हुआ था। आरोपी रविंद्र ने परिजनों को बताया कि उसकी मौत नहाते समय हुई है, तो कभी कुछ और बताया। इसे लेकर उसने कई बार बयान बदले। इसके बाद वह मौके से भाग गया। हालांकि पुलिस ने रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बता दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पिटाई और गला घोंटकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। आरोपी फूफा रविंद्र ने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था और वासु शैतानी कर रहा था। इसे लेकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वासु की हत्या को लेकर परिवार वालों ने आरोपी फूफा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। थाना क्षेत्र रोहटा के पूट खास गांव में एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी, जिसका नाम वासु है, उसकी हत्या उसके फूफा जिसका नाम रविंद्र गिरी है उसके द्वारा कर दी गई थी। ये बच्चा मूल रूप से सरूरपुर थाना क्षेत्र के
रिठाली गांव का रहने वाला था। इसके फूफा ने इसको खुजली के इलाज के लिए अपने गांव बुलवाया था, जहां पर अगले दिन ये नशे की हालत में था। बच्चे के द्वारा जरा सी शरारत की गई, उसी पे आवेश में आके इसने बच्चे को पीट कर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे एक अपराधी को गोली लगने की खबर सामने आई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली से यमुना लाई जा रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश पर यूपी एसटीएफ ने गोली चला दी, जो कि सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने की फिराक में था। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद इलाज के लिए शातिर अपराधी अनूप और दोनों सिपाहियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मथुरा के बहुचर्चित डॉक्टर निर्विकल्प अपहरण कांड में फरार अपराधी अनूप को यूपी पुलिस ने दिल्ली के अशोक नगर इलाके में धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस उसे यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते से मथुरा लेकर आ रही थी। इसी दौरान कुख्यात अपराधी ने पेशाब करने जाने का बहाना बनाते हुए पुलिस से गाड़ी रोकने के लिए कहा। पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन करते हुए गाड़ी को एक्सप्रेस वे के सुरीर सर्विस मार्ग पर रोक लिया। तभी अनूप मौका पाकर एक सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब यूपी एसटीएफ ने उसका पीछा किया तो अनूप ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाब में एक्शन लेते हुए पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे अनूप पर गोली चला दी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगने से वह नीचे गिर गया। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश नौझील थाना क्षेत्र के गांव कोल्हर का निवासी है। आगरा के आईजी सतीश गणेश ने बताया कि शातिर अपराधी अनूप पर अलग अलग थानों में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी धरपकड़ में जुटी थी। प्रभारी निरीक्षक हाईवे विनोद कुमार ने बताया कि चिकित्सक डॉक्टर निर्विकल का 10 दिसंबर 2019 को अपहरण हुआ था। इस मामले में 10 फरवरी 2020 को पुलिस ने 4 के खिलाफ अपहरण करके फिरौती वसूलने के मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी रीगल, इनामी सनी और महेश पूर्व में पकड़े जा चुके हैं। अनूप तभी से फरार चल रहा था। प्रकरण की विवेचना क्राइम ब्रांच टीम द्वारा की जा रही है। नोएडा एसटीएफ एएसपी आर.के. मिश्रा ने बताया कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश अनूप पिस्टल छीनकर भाग रहा था, तभी मुठभेड़ के दौरान उसके बाएं पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 2 सिपाही राजेंद्र और मनोज चिकारा भी घायल हुए हैं। ये अनूप एक अपराधी है और 1 लाख का रिवार्ड था मथुरा से किडनैपिंग के सिलसिले में। इस पर एसटीएफ ने इस पर काम किया। दिल्ली क्षेत्र में बॉर्डर से इसे पकड़ा गया था और इसे संबंधित थाने में दाखिल करने जा रहे थे गाड़ी से, और यहाँ लघु शंका के लिए उतारा गया था। उसके बाद ये पुलिस का हमला करके पिस्टल लेकर भागने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, फायरिंग की पुलिस पर, जो फायरिंग में घायल हुआ है। इलाज के लिए पुलिसकर्मी भी घायल हुए क्या सर इसमें? हाँ, पुलिसकर्मी भी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी के खिलाफ महिला कांस्टेबल ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात 2019 बैच की एक महिला आरक्षी ने 2018 बैच के सहकर्मी आरक्षी पर आरोप लगाया था कि किराए पर कमरा दिखाने के बहाने बीते 10 जनवरी को पोर्टरगंज मोहल्ले में अपने कमरे पर ले गया और उसने उसके साथ रेप किया। इसके साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला आरक्षी की शिकायत पर आरोपी आरक्षी अंकित राय के विरुद्ध महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित आरक्षी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश करने के साथ ही अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसने हमको कमरा देखने के लिए बुलाया था। हम कमरा देखने के लिए जब गए तो अपने कमरे में दबरन हमको घसीट के वो ले गया। हमारे से उसने दोस्ती करी, हमारा मुंह दबा लिया उसने। जब मैं बहुत मुश्किल से मुंह दबा के उसने हमें छोड़ा तो हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। किसी का हमने एसएसपी ऑफिस में करी, आरआई को दी, महिला थाने में दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
यूपी के बस्ती जिले से स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ की टीम ने फर्जी नाम पते पर शिक्षक की नौकरी कर रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। बीएसए से अभिलेख की पुष्टि कराने के बाद एसटीएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा ने कोतवाली थाने में जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाल रामपाल यादव ने बताया कि संत कबीर नगर के गजपुर निवासी सोसनाथ सिंह पर जालसाजी करके दीपक कुमार सिंह बनने और उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके शिक्षक की नौकरी हासिल करने का आरोप है। लखनऊ एसटीएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा ने तहरीर में बताया कि गोरखपुर के मोहद्दीपुर के रामनगर कॉलोनी निवासी दीपक कुमार सिंह के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी व्यक्ति के नौकरी करने की गोपनीय सूचना पर छानबीन शुरू की गई। सुरागकशी करने पर पता लगा कि असली दीपक कुमार सिंह नोएडा में एक निजी समाचार चैनल के हेड क्वार्टर में नौकरी करता है। विभागीय अभिलेख में फोटो मिलान करने पर पता चला कि प्रधानाध्यापक की नौकरी करने वाला असल में संत कबीर नगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गजपुर का रहने वाला शेषनाथ सिंह है। ऐसे में एसटीएफ की टीम ने देर शाम को खलीलाबाद बैंक चौराहे के पास से शेषनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एसटीएफ टीम ने उसे बीएसए बस्ती जगदीश शुक्ल के सामने प्रस्तुत किया। फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के बाद उसके विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। बीएसए ने बताया कि 2019 में विक्रम ज्योत ब्लॉक के सेंदुरिया प्राथमिक विद्यालय में दीपक कुमार सिंह ने ज्वाइन किया था। वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद रुधौली ब्लॉक के कतरपुरवा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुआ। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली में एक मुकदमा एसटीएफ ने पंजीकृत कराया है, जिसमें एक शिक्षक का नाम प्रकाश में आया है जो रुधौली में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी की गई है। कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको जेल भेजा गया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। संक्रांति के दिन दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी जारी है। कोहरे की वजह से सड़क हादसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरे की तरफ से आ रही एक मैक्स पिकअप धुंध में डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद पीछे से आ रही 3 स्लीपर बस एक दूसरे से टकराती चली गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे की खबर मिलते ही पीआरवी, टोल चौकी और बलदेव पुलिस के अलावा एक्सप्रेसवे के कर्मचारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सड़क पर आड़े तिरछे खड़े क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस ने गोरखपुर शहर की छात्रा के लापता होने पर कर्नाटक के मुस्लिम युवक पर लव जिहाद और अपहरण का केस दर्ज किया है। साथ ही छात्रा की बरामदी को लेकर पुलिस ने टीम कर्नाटक के बीजापुर रवाना हुई है। दिलचस्प है कि छात्रा बीते 4 जनवरी को कॉलेज से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिस पर सेवानिवृत्त सैनिक पिता की शिकायत पर पहले पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान छात्रा के मोबाइल की लोकेशन कर्नाटक मिलने और छानबीन में बीजापुर के मुस्लिम युवक का नाम प्रकाश में आया। इस पर चिलुआ ताल पुलिस ने अपहरण के साथ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि चिलुआ ताल थाने में लव जिहाद का पहला केस दर्ज किया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त सैनिक ने कर्नाटक में रहने वाले युवक के खिलाफ अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज कराया है। डीआईजी एसएसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के साथ ही चिलुआ ताल थाने की पुलिस आरोपी की तलाश में कर्नाटक के बीजापुर रवाना हो गई। ये मामला ये है कि अपनी बच्ची को कॉलेज पर छोड़ा और काफ़ी लेट हो गया। जब वापस नहीं आई तो हम लोग उसके बाद चिलुआ ताल पुलिस को मैंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद गुमशुदगी दर्ज हुई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद फिर हमारा एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस लगी, पता नहीं चला। हम परेशान हैं। बेटी जहाँ कहीं भी वो तुम वापस डिस्टर्ब हो गया है। मैं यही चाहता हूँ और सरकार से भी यही चाहता हूँ कि हमारी मदद करे, पुलिस की मदद हो, मेरी बच्ची वापस आ जाए। पुलिस को दी गई तहरीर में सेवानिवृत्त सैनिक की बेटी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में 4
पढ़ने वे कॉलेज गए थे। शाम तक घर न लौटने पर परिवार के लोग की लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद 5 जनवरी को उन्होंने गुमशुदगी दर्ज। वहीं पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि कर्नाटक जिले की रेलवे स्टेशन के पास रहने खुद को हिंदू बताकर उनकी बेटी से दोस्ती 1 साल के संपर्क में थी और नौकरी लिया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ अपहरण और लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2021 को थाना चिलवाताल में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है 22/21, जिसमें उन्होंने तहरीर इस आशय से दी गई है कि महबूब नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को हिंदू बताकर 12 से 13 महीनों से उनकी पुत्री के साथ संपर्क में था और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि वो उनका धर्मांतरण करवा सकता है और शारीरिक शोषण भी कर सकता है। तो वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 363, 366 IPC और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 बनाम महबूब के खिलाफ FIR संख्या 22/21 में थाना चिलवाताल में पंजीकृत की गई है तथा विवेचना के क्रम में ये पता लगा है कि CDR से उसकी लोकेशन कर्नाटका आ रही है। जल्दी अपहृता की बरामदगी कर ली जाएगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी यथाशीघ्र कर ली। औरैया के गांव लालपुर में शौच के लिए गई महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे अवैध संबंधों की आशंका जताई गई है। फिलहाल पति ने थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि गांव लालमन निवासी अरविंद दोहरे की शादी करीब 10 आजमगढ़ में बनी हवेली को ध्वस्त किया गया था। इसी क्रम में आज नगर के समीप बेलईसा में उसके द्वारा कथित रूप से खरीदी गई जमीन पर बने दुकान और अन्य परिसर की कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्की के दौरान वहां मौजूद सभी सामानों की दूरी पर छप्पर के पास बने शौचालय की तरफ गई थी। महिला की देवरानी झाड़ी लगाते हुए वहां पहुंची तो वहां सरता का सा पड़ा हुआ था। उसकी ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। उसने जेठ किसी अन्य को बेची थी। जब वह कब्जा नहीं ले पाया तो उसने कुंटू सिंह को बेनामा कर दिया। साक्ष्य जुटाए हैं। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। SP अपर्णा गौतम ने बताया कि टीम गठित कर दी गई है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मृतका का 8 वर्षीय पुत्र अनुज है। पति मजदूरी करके परिवार चलाता है। अरविंद ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के ही दलवीर सिंह ने उसकी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के भाई बलबीर सिंह को हिरासत में ले लिया है। देखिए, थाना फफूंद क्षेत्र में ग्राम लालपुर में सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरिता जी जो अरविंद दोहरे हैं, उनकी वाइफ हैं, उम्र उनकी करीब 28 से 29 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उनके सर पर किसी ने प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट की टीम और जो फॉरेंसिक की टीम है वो मौके पर साक्ष्य जुटा रही है और अन्य जानकारी भी आसपास के लोगों से ली जा रही है। इसमें घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हमारी सभी टीमें प्रयासरत हैं और जो अभी इसमें विधिक कार्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 12 सीट पर 28 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दल अभी प्रत्याशियों के चयन में लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी चाल चल दी है। समाजवादी पार्टी के पास आराम से सिर्फ 1 सीट जीतने का संख्या बल है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2 प्रत्याशियों का नाम जारी करके भाजपा के साथ अन्य दलों के खेमे में खलबली मचा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को विधान परिषद चुनाव के लिए 2 कद्दावर नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के नामों की घोषणा की तो सियासी जगत में इसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। सपा ने विधान परिषद में दल नेता अहमद हसन और फिर से मैदान में उतारने के साथ सपा ने विधान परिषद में दल नेता अहमद हसन को फिर से मैदान में उतारने के साथ पार्टी के प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस दाव ने बहुजन समाज पार्टी की उलझन बढ़ा दी है। इसके साथ ही भाजपा को भी अब अपना 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या को देखते हुए उसे विधान परिषद की 1 सीट पर कामयाबी मिलना तो तय था।
मगर दूसरी सीट के लिए जरूरी 32 वोटों के लिए सपा को दूसरे दलों के विधायकों की जरूरत पड़नी भी तय बात है। बीते राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक सपा के पाले में नजर आए थे। सपा को दूसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 17-18 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और सुभाषपा के अलावा निर्दल विधायकों की भी जरूरत होगी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी दांव खेला है, जिसमें एक बड़ा जोखिम भी शामिल है। यदि सफल हुए तो वह एक तीर से कई शिकार करने में कामयाब होंगे। एक तरफ वह बसपा को भाजपा की बी टीम बताने में भी कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ वे अगर बसपा और भाजपा में बगावत दिखने में कामयाब होते हैं तो अगला विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी के बीच होने का संदेश भी आसानी से स्थापित हो जाएगा। अगर बसपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो भी यह अखिलेश यादव की सीधी जीत होगी। राज्यसभा चुनाव में रणनीतिक मात खाने के बाद सबक सीखे अखिलेश यादव इस बार पूरी तैयारी से हैं। सपा मुख्यालय में उन्होंने बुधवार को सभी विधायकों को बुलाकर एमएलसी चुनाव रणनीति तय की। सपा विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के बाद भी उम्मीदवार मैदान में उतरने का फैसला लिया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि किसान की समस्याओं को बहुत मजबूती से उठाना है और जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको अपने क्षेत्रों में जा करके छात्रों, नौजवानों, किसानों से मिल करके उनके बीच बैठ करके हमें आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से चुनाव को रणनीति बना करके जीतने का काम करना है। इन्हीं सब बारे में हम सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि आप सब लोग लगातार क्षेत्रों में रह करके, जनता के बीच रह करके, जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है, लगातार जिस तरह से वो बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस पर हमें जनता को सावधान करना है, नौजवानों को सावधान करना है। पार्टी में आंतरिक असंतोष न पनपे, इसलिए पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी तय किया गया। सपा को दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए अन्य पार्टियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ऐसे में बसपा के बागियों के अलावा कांग्रेस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भी जरूरत होगी। विधान परिषद चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि बसपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए 2 फॉर्म खरीदे हैं। भाजपा ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अभी 10 फॉर्म खरीदे हैं और सपा ने भी 2 फॉर्म खरीदे हैं। फिलहाल की स्थिति में 12 में से 11 सीटों पर तो कोई समस्या नहीं, जहां भाजपा के 10 और सपा का एक उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। लेकिन 12वीं सीट पर चुनाव यूपी की सियासत में नया रंग दिखाएगा, यह निश्चित है। प्रदेश में फिलहाल 12वीं सीट पर बसपा और सपा ही आमने सामने होंगी। माना जा रहा है कि बसपा को भाजपा का समर्थन मिल सकता है। निगाहें कांग्रेस के रुख पर भी रहेंगी। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का रुख भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस का विधानमंडल दल भी टूटा हुआ है। कुल 7 विधायकों वाली पार्टी के 2 विधायक बागी हो चुके हैं। यह खुलेआम भाजपा के साथ है। बाकी बचे 5 विधायकों वाली कांग्रेस के नेता सपा को ही वोट देंगे। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव ने अपने 2 प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारने की घोषणा की है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने कुछ सोचा जरूर होगा, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी हारता है तो पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगेगा। महज 16 अतिरिक्त वोटों के साथ अपना दूसरा उम्मीदवार उतारने के बाद समाजवादी पार्टी को 16 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी और यदि किन्हीं 2 उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता वाले 32 वोट नहीं मिले तो दूसरी वरीयता के वोटों से फैसला होगा। समाजवादी पार्टी की निगाह इस बार दूसरे दलों के असंतुष्टों पर लगी है। राज्यसभा के चुनावों के वक्त जिस तरह से बसपा के 4 विधायक अचानक सपा के खेमे में आ गए थे, उस दृश्य को अगर दोहराया गया तो सपा एक बड़ा संदेश दे सकती है।
समीकरण तो संख्या है, विधान परिषद चुनाव में संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं और संख्या के इंतजाम हम लोगों के पास है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी आपने देखा था कि इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था और कुछ छुपा के नहीं किया था, चेहरे भी दिखा दिए थे किसका इंतजाम किया है। साजिश करके हमको हराया गया और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो उस चुनाव में खुल करके सामने आ गया था। इस बार हम लोग सावधान हैं और इस गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। अपने 2 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं, दोनों को जिता के लाने का हम लोग करेंगे। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ 7 जनवरी को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू कोर्ट के बुलाने पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। बातचीत के दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हुए वो बुधवार को हाजिर हुए हैं और उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल मई महीने में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार और कांग्रेस के बीच बस सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिली थी। ऐसे में भरतपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज हुआ था। एक अन्य मामले में लखनऊ ले जाकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। 1 महीने तक वो जेल में भी रहे। उसी मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। दिनों जब मजदूर पैदल घर जा रहे थे और उस दौरान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर मैं 1000 बस लेकर यहाँ आया था भरतपुर बॉर्डर पर। सरकार को हम सब लोग बस देकर उन तमाम मजदूर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते थे। इस सरकार ने जबरन हम लोगों को गिरफ्तार किया था, यहाँ लाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके फलस्वरूप उस दिन न्यायालय ने मुझे लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर किया था और मुझे 1 महीने जेल काटनी पड़ी थी। आज उसी मुकदमे में न्यायालय ने मेरा वारंट किया था। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। यहाँ न्यायालय में आने के बाद न्यायालय ने मुझे आज जमानत दी है। मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। न दबे हैं न दबेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। हम लड़े हैं और इस सरकार के दमन के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे।